ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वाला ये जो है चैप्टर, इसके अंदर पार्ट 1 कर दिया था, सेकंड और थर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा तो रिव्यू कर लेगा तब भी काफ़ी है। जो पार्ट नंबर 4 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट सेकंड है, अभी तक फर्स्ट पढ़ा था हमने, वही जो भी उसके अंदर होता है कि किस किस तरह से एम्प्लॉय बेनिफिट, कैसे कैजुअल लीव्स और वो उन सब की अकाउंटिंग थी, लीव्स की है बेसिकली। यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि यार आपको ना एक्चुअल एजम्पशन यूज करनी पड़ेंगी। एक्चुअल एजम्पशन लास्ट में बता रखा है इसमें कि क्या एक्चुअल एजम्पशंस होती हैं, जैसे कि उसका रेट क्या होगा। ठीक है, जो बॉन्ड रेट होता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड रेट होते हैं, अगर तुम्हारी सिंगापुर में कंपनी है तो उसका गवर्नमेंट बॉन्ड रेट ले लेते हैं, तो और उसका कितना साल होगा, फाइनल सैलरी किस तरह से कंप्यूटेशन होगी, तो ये सब चीज़ें आपकी एक्चुअल एजम्पशन के अंदर आती हैं। तो हम इसके अंदर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, डीबीओ, इसको पीवीडीबीओ बोल देते हैं जब हम आगे अकाउंटिंग करते हैं इसकी, और वो एक लाइबिलिटी है। एंड करंट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट जो मतलब आपकी इस साल की है। ठीक है, तो यूज ऑफ डिस्काउंटिंग मॉडल ड्यू टू प्रॉमिस पेमेंट ऑफ अ फ्यूचर डेट, हम फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे जो करना होगा, जो हम आज अपने एक्सपेंस बुक कर रहे हैं वो हम आज नहीं पे कर रहे, अब से 5 साल बाद करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऐड कर देते हैं, मतलब उस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उसका निकाल लेते हैं। ठीक है, दो तरह के प्लान हो सकते हैं, एक हो सकता है फंडेड, एक हो सकता है अनफंडेड। ठीक है, एंटिटी विल मैनेज इन्वेस्टमेंट फॉर पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, एंटिटीज को मैनेज करेगी फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ पेमेंट बेनिफिट्स, और थर्ड पार्टी विल मैनेज द फंड्स बट एंटिटी हैज प्रॉमिस एम्प्लॉय टू कंपनसेट। तो ये दोनों ही देख हमारे पार्ट है, ये भी क्योंकि इसको तो देख हमें ही मैनेज करना है, चाहे उसके लिए मैं साइड में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये मेरी लाइबिलिटी है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके जब मेरे रियलाइजेशन डेट आएगी तो मैं इसको सेल करके इसको सेट ऑफ कर दूंगा। या फिर ऐसा हो गया कि मैंने थर्ड पार्टी को दे रखा है लेकिन मैंने बोल रखा है कोई नहीं बेटी तू दिक्कत मत ले, अगर तेरा इससे कम रहा ना तो मैं बियर करूंगा उसको। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट काफ़ी सही है, मतलब इसमें एक एम्प्लॉय को एक सिक्योरिटी रहती है एम्प्लॉयर की तरफ से कि अगर मुझे कोई शॉर्ट कमिंग रहेगी, कुछ बात होगी, देन माई एम्प्लॉयर इज दैट मच गुड दैट ही विल कंपनसेट इट। निर्दलीय का मीनिंग देख, दिलदार का। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट सर्विस कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू डीबीओ। क्या करना है आपको, रिकॉग्निशन करना है, रिकॉग्नाइज करना है और मेजर करना है करंट सर्विस कॉस्ट को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ। उसके लिए क्या है, एक मेथड ये है पीयूसीएम, दूसरा मेथड है बेनिफिट पीरियड, मतलब सॉरी ये मेथड नहीं है, पीयूसीएम एक है जिसमें हम प्रेजेंट अंडरलाइन सीएम करके कुछ है उसकी, वो नीचे पढ़ा दूंगा एक बार दोबारा। बेनिफिट पीरियड कितने साल का है, फिर एक्चुअल अजम्पशंस जो लगाई जाती हैं। सीधा मैं कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ, सीएससी का जो करंट सर्विस कॉस्ट है ये है, देख तेरे 2500 रुपये मान ले तुझे, उन्होंने बोले कि 50,000 मिलेंगे एनुअल बेनिफिट जो है, सॉरी एनुअल बेनिफिट 50,000 हो, उसका 5% उन्होंने निकाल दिया तो तुझे वो 5 साल बाद मिलेगा। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय को दिया जाएगा, एक्सपेक्टेड रिमेनिंग टाइम सर्विस 5 साल। ये वैसे सिंपल क्वेश्चन था तो इसके बेस पे यही हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये 2500 जो मुझे इसी साल के एंड में पे करने हैं, इसके ऊपर तो मैं टाइम फैक्टर लगाऊंगा नहीं। पिछले साल ईयर 4 में मैं खड़ा हूँ, मुझे अगले साल पे करना है तो मैं इसमें 0.909 लगाऊंगा, 1 साल का, या यहाँ पे 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल 5 साल का है, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, चाहे तो इसको कंप्यूट करके देख ले, 1 डिवाइड बाई 1.10 डिवाइड बाई 1.10, दूसरा में 8.26 आ गया, तीसरे में 0.751 आ गया, पीछे से बोल रहा हूँ तीसरा, चौथे में 0.683 आ गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो इसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएससी निकल जाएगी। फिर अब हमारा जो आता है ना ये स्टेटमेंट शोइंग पीवीडीबीओ बैलेंस, इसको सर ने नेक्स्ट क्लास में ऐसे करके बता रखा है कि ये पीवीडीबीओ बैलेंस एक क्वेश्चन है, मतलब अकाउंट है, यहाँ पे उसका वो आ जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जहाँ पे 1708 आ जाएगा, इस पे हम ऐड कर लेते हैं जो भी हमारा इंटरेस्ट बनता है और उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएससी और ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया था। और ये चीज़ हमारी लाइबिलिटी साइड में दिखा दी जाती है अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी पीवीडीबीओ के नाम से। और ये दो चीज़ें हैं जो हमारा इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएससी, ये हमारा दिखा देंगे हम अपने पी&एल के अंदर। इस पूरे कंसेप्ट के अंदर इस पूरी क्लास में सिर्फ यही डिस्कस हुआ था और उससे ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ है नहीं। उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस बेस्ड थे और एक थोड़ा वो इसका डिस्कशन था कि हायर पीरियड लोअर पीरियड,
इसमें इतने ज़्यादा चार्ज करेंगे, उसमें उतना चार्ज करेंगे, वो वाली चीज़ थी। और एक वो वाली चीज़ थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं या ऐसी कंपनी की पॉलिसीज़ है जहाँ पे वो हर साल के एंड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर बंदे ने 1 साल काम किया, ले भाई 150 रुपये ले जा, ले भाई 2 साल किया तो 300 ले जा। ऐसा नहीं कि तू पहले तो 10 साल कंप्लीट करेगा तभी हम देंगे, उसमें डी रिकॉग्निशन नहीं होता है। और उसमें चाहे बंदा 10 साल काम करे, 5 साल करे, 2 साल करे, 1 साल करे, उसके अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट हो जाती है। एंट्रीज क्या हो जाती है इसकी, करेंट सर्विस कॉस्ट टू पीवीडीबीओ। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो 2500 रुपये है ना, इट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। इट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर। तो इसमें ना इन्होंने इसका सिर्फ बाइफर्केशन करके दिखा रखा है। अगर तू इनको टोटल लगाएगा तो 2500 ही है। समझ रहा है मेरी बात? 1878 प्लस 171, मतलब लास्ट में जो तेरे को पेमेंट होगी ना वो तेरे को 12,500 ही होगी। अगर ईयर एंड पे देखेगा तो जब तुझे वो पूरी पेमेंट हो रही है तो 2500 तू हर महीने दे रहा है, हर साल दे रहा है, तो 5 साल के एंड में वो 12,500 ही बनता है। तो इसका इन्होंने वो बाइफर्केशन करके बता रखा है। ठीक है, मतलब करते हैं हम इसमें, ये कंसेप्ट है कि आप उसको पूरी अमाउंट को ना आप आज रिकॉर्ड कर लोगे तो वो एक फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है एज पर इंड एस, ऐसा मानता है। करंट सर्विस कॉस्ट आ गई हमारी, उसको पीवीडीबीओ में भेज दिया। इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई, सीएससी आ गई, पीवीडीबीओ में भेज दिया। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, करंट सर्विस कॉस्ट आ गई, इंटरेस्ट में भेज दिया अमाउंट। ठीक है, अंडर पीयूसीएम वही प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूनिट क्रेडिट मेथड, यूसीएम यूनिट क्रेडिट मेथड। ठीक है, अंडर पीयूसीएम करंट सर्विस कॉस्ट बुक्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ड्यू टू प्रॉमिस्ड ऑब्लिगेशन इन लेटर ईयर्स। ओके, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी अप्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम एनुअल ग्रॉस बेनिफिट निकाल लेंगे। एनुअल ग्रॉस बेनिफिट कैलकुलेट कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल ग्रॉस बेनिफिट यूजिंग एप्रोप्रिएट डिस्काउंट एंड रिकॉग्नाइज इट एज द करंट सर्विस कॉस्ट इन ईच ईयर। Okay, then step 3rd would be opening obligation would be something, interest would be something, CSC and then closing balance. ठीक है, हाँ ठीक है, और क्या, ओपनिंग बैलेंस वो हो गया, क्लोजिंग बैलेंस जो भी यहाँ पे आएगा वो तेरा लायबिलिटी साइड में दिखा देते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा था, इसको हाईलाइट कर रखा है कि ये दोनों चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगी। और ये तीनों चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ओपनिंग ऑब्लिगेशन भी ऐड हो जाती है। ये तीनों चीज़ें पीवीडीबीओ में जाएंगी और ये हर साल एक्यूमुलेट होता रहता है पीवीडीबीओ, इसलिए ये पहले साल में कुछ होगा, फिर और मतलब सक्सेसिवली इट विल इंक्रीज। जर्नल एंट्रीज करंट सर्विस कॉस्ट टू पीवीडीबीओ, P&L अकाउंट टू करंट सर्विस। 3rd वाले के अंदर एक इंटरेस्ट का 2nd ईयर एंड ऑनवर्ड, इसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट की भी हम वो आ जाती है तो उसको पीवीडीबीओ में हम भेज देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वही मैंने बोला 2 चीज़ें जाती हैं वो हम यहाँ भेज देंगे। ये लायबिलिटी का हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 था, वो सिंपल था, मतलब वही हमने पहले होते देख, हमने फाइनल ड्रॉन सैलरी निकाली, उसके अंदर 13,107, फिर उसका ही कुछ सर्टेन परसेंटेज उन्होंने बोला था वो कि 1% था, 131। तो 131 हमारा 5 साल तक जाएगा, लेकिन उसमें टाइम वैल्यू फैक्टर हमने लगा दिया था, जो भी उसमें बता रखा था उसमें गिवन तक क्या आपका टाइम वैल्यू फैक्टर होगा 10% था। स्टेटमेंट शोइंग पीवीडीबीओ ये हो गया 1st, 2nd, 3rd और 5th और 4th, 5th तक। इसके अंदर आपने फिर वो पीवी 2 स्टेटमेंट बन गई है ना, एक तो देख एनुअल बेनिफिट की जिसमें तुम सीएससी निकाल रहे हो, ठीक है, फिर इसी का ही रोल, इसी के बेसिस के ऊपर आप इसको इसमें निकाल दोगे क्योंकि यहाँ पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 89 के ऊपर 10%, तो 8.9 उसको 9 लिख दिया। तो ये 2 स्टेटमेंट इसमें बनती हैं, स्टेटमेंट बोल ले, टेबल बोल ले, ये 2 बनती हैं इसके अंदर। बेनिफिट पीरियड तेरा वही जो भी 5 साल का है, 6 साल का है, कैसे होता, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, बेनिफिट पीरियड 2 पार्ट्स में ये डिवाइड इसलिए हो जाता है क्योंकि एक हायर बेनिफिट पीरियड हो सकता है जहाँ पे हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, यहाँ पे मेडिसिन है, वो ये बोलेंगे 10 साल हो गया, उसने 10 साल करी तो हम उसकी 10 साल तक उसकी बियर करेंगे। और एक दूसरी सिचुएशन बोल रहा था, अगर इसने इतने टाइम तक हमारे यहाँ सर्विस दी है तो हम इसका 20 साल तक वो करेंगे। 40% कर रहा था एक जगह 50% कर रहा था, ये उस क्वेश्चन पे बेस्ड है। द अमाउंट ऑफ करंट सर्विस विल बी डिफरेंट अंडर द स्पेसिफाइड पीरियड, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, ये हायर होगा, यानी कि 60% हो गया, 50% होगा, ये 40% होगा, ये 10% होगा। इसमें से अगर 50% उन्होंने कवर करना है ना मैक्सिमम, तो उसको 40 और 10 कर देते हैं, कुछ इस तरह से था ये। इफ बेनिफिट शैल बी वेस्टेड ऑन अ फ्यूचर डेट आफ्टर कंप्लीटिंग कंडीशनल सर्विस पीरियड, देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन करंट सर्विस कॉस्ट ड्यू टू फ्यूचर वेस्टिंग पीरियड। वी कैन कंसीडर प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द कंडीशन। देख, फर्स्ट चीज़ होगी कि आप उसको SLM पे बेस पे उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 5000 है, उसको डिवाइड बाई 10 कर दो। बेनिफिट पीरियड शैल बी डिवाइडेड इनटू 2 हेडिंग,
हायर बेनिफिट पीरियड होगा, नॉमिनल बेनिफिट पीरियड। द अमाउंट ऑफ करेंसी विल बी डिफरेंट अंडर द स्पेसिफाइड पीरियड, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। द अमाउंट ऑफ करेंसी विल बी कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर बोथ पीरियड, इसके लिए अलग कंप्यूट होगी, इसके अलग होगी। If benefit shall be vested on future date after completing conditional service period, then there will be no impact on current service goal due to future vesting. We can consider probability factor on number of employees who are expected to complete the condition. क्या मतलब? हम बोल रहे हैं कि हम इसमें कंसिडर करेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कि कितने छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाएंगे, वो आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द कंडीशन, ठीक है। इफ वेस्टिंग बेनिफिट इज मेड ईयर टू ईयर बेसिस, उस साल के एंड में ही हो रहा है, तो वही मैंने जो ऊपर एक बार बात बताई थी, 150 जा रहे हैं तो भाई 150 लेते जाओ, 300 है 400 लेते जाओ, 600 650 जो भी उसका बनता है 150 के अकॉर्डिंग उतना वो करते जाएंगे। एक्चुअल अजम्पशन पहले बता रखा है, डेमोग्राफिक और ये दो चीज़ों में डिवाइडेड है। डेमोग्राफिक हो गया यार आपका मोर्टेलिटी रेट कितना है, कितने का हमें लग रहा है कि भाई 65 साल के बंदे हैं तो कितना, मतलब अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो ऐसा भी हो सकता है जैसे मोर्टेलिटी रेट किसी कोल माइन के अंदर अगर हम निकालेंगे तो वो थोड़ा कम हो सकता है, हमें लगता है कि साले मर जाएंगे पहले ही, जी नहीं पाएंगे इतना, तो उसके अकॉर्डिंगली बंदा मोर्टेलिटी रेट भी निकाल लेता है, अर्ली रिटायरमेंट रेट लगा लेता है। हमें पता है कि साला थोड़ा ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बंदा है, सो ही माइट चेंज इज पोजिशन प्रीटी मच सून। सो ऐसी पोजीशन हो सकती है। टर्नओवर रेट हो सकता है कि कुछ तो है यार वो चले ही जाएंगे। डिसेबिलिटी रेट हो सकता है यार कुछ परसेंट, काफ़ी नॉमिनल हो गया, 0.01 हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कंप्यूट कर देंगे। कोई डिस्काउंट रेट, सैलरी इंक्रीमेंट रेट, सेटलमेंट, ये पहले ही बता रखा है। डिस्काउंट रेट के बारे में सिर्फ ये है कि अलग अलग कंपनीज के, सिंगापुर में बैठे हो तो वहाँ पर यार अलग उसका बॉन्ड का रेट होगा, तो वही रेट आप लेके चलोगे डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए, अगर आप अपनी सब्सिडरी आपकी सिंगापुर में और उसके लिए आप ये कंप्यूट कर रहे हो तो ठीक है। इसके ऊपर ना थोड़े से क्वेश्चंस एक बार चेक कर लियो।